ऑयल एंड गैस शटडाउन मेंटेनेंस वर्क्स या रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस वर्क्स के क्लाइंट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले चुनिंदा क्वेश्चंस के आंसर पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर को रटे नहीं मित्रों, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग केवल डिस्टिलेशन कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे जो क्लाइंट के द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। कॉलम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं। कॉलम के अंदर कितने प्रकार के ट्रे यूज होते हैं? इसका जवाब है कॉलम के अंदर यूज होने वाले ट्रेज इस प्रकार है: बबल कैप ट्रे, वाल्व ट्रे, वेफल ट्रे, ड्यूल फ्लो ट्रे, सीव ट्रे और चिमनी ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, कभी कभी क्लाइंट पूछता है ट्रे किस धातु के बने होते हैं? इसका आंसर है ट्रेज निम्नलिखित धातु के बने होते हैं: स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील या एलाइज के भी ट्रे बने होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम को कितने हिस्सों में बांटा गया है? इसका उत्तर है डिस्टिलेशन कॉलम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेक्शन है फीड सेक्शन या फ्लैशिंग सेक्शन भी इसको कहा जाता है। यह कॉलम का बीच वाला भाग होता है, अर्थात फीड सेक्शन कॉलम के मध्य में होता है। जिस हाइड्रोकार्बन का डिस्टिलेशन करना होता है उसको फीड सेक्शन से ही भेजा जाता है। मित्रों, फीड सेक्शन से हाइड्रोकार्बन जिस ट्रे पर भेजा जाता है उस ट्रे को फीड ट्रे कहा जाता है। डिस्टिलेशन कॉलम का दूसरा भाग होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन या इनरिचिंग सेक्शन। फीड सेक्शन के ऊपर वाले भाग को रेक्टिफाइंग सेक्शन कहा जाता है, जहां पर ज़्यादा वाष्पशील कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तीसरा और अंतिम भाग होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन या एग्जॉस्टिंग सेक्शन, अर्थात फीड सेक्शन के नीचे वाले भाग को स्ट्रिपिंग सेक्शन कहा जाता है। इस भाग में सबसे हेवी कंपोनेंट को अलग किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कॉलम में सबसे ऊपर रेक्टिफाइंग सेक्शन है, बीच वाला फीड सेक्शन है और सबसे नीचे वाला स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्टिलेशन कॉलम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मित्रों, कॉलम के मुख्य भाग 5 प्रकार के होते हैं। कॉलम के बारे में रुचि रखने वाले को चाहिए कि इन 5 का नाम कम से कम याद रखना चाहिए। डिस्टिलेशन कॉलम का पहला भाग वर्टिकल सेल होता है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखें कि डिस्टिलेशन कॉलम हमेशा वर्टिकल ही होता है, यह हॉरिजॉन्टल में कभी भी नहीं होता है। इसी वर्टिकल सेल में इस लिक्विड का पृथक्करण या सेपरेशन करते हैं। कॉलम का दूसरा भाग होता है कॉलम इंटरनल्स। इंटरनल्स का मतलब कॉलम के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स जैसे ट्रेस, पैकिंग, डेमिस्टर इत्यादि। मित्रों, ट्रेज भी मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जैसे वाल्व ट्रे, कैप ट्रे, सीव ट्रे, वेफल ट्रे, ड्यूल फ्लो ट्रे और चिमनी ट्रे। मित्रों, कॉलम का तीसरा कंपोनेंट होता है रीबॉयलर। डिस्टिलेशन में इसका बड़ा महत्व है भाई। रीबॉयलर का उपयोग कंपोनेंट के वाष्पीकरण के लिए होता है। तो चले थोड़ा रीबॉयलर के मुख्य काम को समझ लेते हैं।
मित्रों, कॉलम के नीचे भाग यानी स्टीपिंग सेक्शन में बचे हुए लिक्विड को रीबॉयलर में भेजा जाता है। इस लिक्विड को रीबॉयलर फिर से गर्म कर वेपर बनाकर कॉलम में पुनः भेज देता है, जहां पर फिर इसका डिस्टिलेशन होता है। मित्रों, यह भी याद रखें, रीबॉयलर प्रायः एक केटल टाइप हीट एक्सचेंजर ही होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉलम का चौथा भाग। तो कॉलम का चौथा भाग होता है कंडेंसर। कंडेंसर का उपयोग कॉलम के टॉप सेक्शन से जो प्रोडक्ट निकलता है उसे ठंडा करने के लिए किया जाता है। और डिस्टिलेशन कॉलम का पांचवा सेक्शन होता है रिफ्लक्स ड्रम। इसमें संघनित कंडेंस्ड वाष्प वेपर को एकत्रित किया जाता है ताकि दोबारा कॉलम में भेजा जा सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में क्या अंतर होता है? एक्चुअल पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम का एक ही काम होता है मित्रों, मतलब किसी लिक्विड के कंपोनेंट को अलग अलग करना। जैसे क्रूड ऑयल में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। इनको अलग अलग करना इन दोनों कॉलम का समान काम है। काम एक समान होने के बावजूद भी दोनों में कुछ अंतर है। तो चले इसको देख लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉलम के अंदर लिक्विड टॉप की ओर से बटन की ओर आता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म से भारी होता है और वेपर लिक्विड से हल्का होता है, इसलिए कॉलम में यह नीचे से ऊपर जाता है। जब लिक्विड ऊपर से नीचे आता है तथा वेपर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। यह कांटेक्ट पैकिंग कॉलम में ज़्यादा होता है ट्रे कॉलम की अपेक्षा। तो यह एक अंतर हुआ, अर्थात पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में पहला अंतर हुआ कि पैकिंग कॉलम में लिक्विड वेपर कांटेक्ट ज़्यादा होता है। दूसरा अंतर देखते हैं, समान ऊंचाई के पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में सेपरेशन इफिशियंसी पैकिंग कॉलम का ज़्यादा होता है ट्रे कॉलम की अपेक्षा, क्योंकि पैकिंग कॉलम में वेपर लिक्विड कांटेक्ट ज़्यादा देर तक होता है ट्रे कॉलम की तुलना में। यह दूसरा अंतर हुआ। पैकिंग कॉलम हाइट में छोटे होते हैं और जबकि ट्रे कॉलम हाइट में बड़े होते हैं। यह तीसरा अंतर हो गया। पैक्ड कॉलम को कंटिन्यूअस कॉलम भी कहा जाता है, जबकि ट्रे कॉलम को स्टेज्ड कॉलम भी कहा जाता है। यह चौथा अंतर हो गया। मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा पैकिंग कॉलम और ट्रे कॉलम में क्या क्या अंतर है। अब हम लोग कॉलम से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कभी कभी इंटरव्यू में क्लाइंट पूछ देते हैं कॉलम के अंदर कन्फाइन स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं मित्रों कि कन्फाइन स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% से लेकर 23.5% के बीच होना चाहिए, तभी हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉलम के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था कैसे किया जाता है, तो इसका जवाब है मित्रों फ्लेम प्रूफ यानी बिना फ्लेम वाला 24 वोल्ट का लाइट होना चाहिए या एलईडी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि आप सुपरवाइजर हैं तो कॉलम का मेंटेनेंस करने के लिए कितना आदमी चाहिए, तो इसका जवाब है मित्रों मैन पावर की संख्या कॉलम के साइज और अंदर काम करने के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जवाब देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि एटलीस्ट 6 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब कम से कम 2 आदमी तो कॉलम के अंदर जाएगा और 2 आदमी बाहर रहेगा, साथ ही एक होल वाचर चाहिए और एक फायर वाचर चाहिए। इस प्रकार
कॉलम का मेंटेनेंस करने के लिए कम से कम 6 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद मित्रों।